देखिए आगे आप लोग का CMR के बारे में दिया हुआ है कि CMR रेगुलेशन मैनुअल में क्या लिया हुआ है कि फॉर एलुवियल सॉइल, ठीक है, मोरम, ग्रेवल, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो इससे भी आ जाएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल में दे देगा एलुवियल सॉइल, मोरम, ग्रेवल, और एक वर्ड मेंशन कर देगा रेड सॉइल, ठीक है। और आपको इसमें से पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा आपका यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और कोई अदर सिमिलर लूज मटेरियल, द साइड सेल बी केप्ट स्लोप एट द एंगल सेफली नॉट एक्सिड 45 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल और साइड सेल बेंच। तो इसमें वही बोल रहा है कि अगर कभी आप लोग अगर रास्ता बना रहे हैं, स्लोप बना रहे हैं, तो उसके बारे में डाटा दिया हुआ है कि आप जो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कि उसको जो आपका एंगल होगा सेफ्टी का वो एक्सीड नहीं कीजिएगा 45 डिग्री फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल। जैसे कि आपका ये हॉरिजॉन्टल है, तो वही बोल रहा है कि जो आप अगर साइड बनाइएगा स्लोप का, वो आपका साइड 45 डिग्री से ज़्यादा मत बनाइएगा। ऐसा नहीं कि 45 से ज़्यादा बना दिए, जैसे कि ये हो गया आपका 48 डिग्री या 50 डिग्री, समझ रहे हैं ना। जैसे ये एंगल है तो ये 45 डिग्री का एंगल है, ये एंगल को 45 डिग्री हम लोग बोलते हैं ना, ये 45 डिग्री एंगल है। तो वही बोल रहा है कि जो हम लोग स्लोप बनाते हैं वो स्लोप का एंगल जो होगा वो एक्सीड नहीं कीजिएगा 45 डिग्री से, ठीक है। और साइड जो होगा आपका वो उसको क्या कीजिएगा, बेंच कीजिएगा। किस केस में, ठीक है, यहाँ कंडीशन है ये कि अगर आपको एलुवियल सॉइल मिलेगा, मोरम मिलेगा, ग्रेवल मिलेगा, क्ले मिलेगा, डेब्रिस मिलेगा, या कोई और लूज मटेरियल मिलेगा, समझ गए। तो उस केस में बोल रहा है कि जो आपका साइड बनाइएगा स्लोप का, उसमें एंगल ऑफ सेफ्टी जो होगा वो 45 डिग्री से ज़्यादा मत बनाइएगा। समझ में आया ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये भी इंपॉर्टेंट, दो डाटा है यहाँ पे, ये दो डाटा आप लोग याद रखिएगा थोड़ा। अब बेंच का बात करें तो बेंच का हाइट जो होता है वो आपका एक्सीड नहीं होना चाहिए 1.5 मीटर से। और बेंच का विड्थ की बात करें तो वो सेल नॉट बी लेस देन बेंच हाइट, ठीक है, वो बेंच हाइट से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए कॉमन सा बात है, आपको एक चीज़ हम ऐसे भी समझा देते हैं थोड़ा प्रैक्टिकली। देखिए ये जो है, ये जो ऊंचाई है इसको हम लोग कहते हैं हाइट, ठीक है। ये हाइट कभी भी ऐसा नहीं ना होता, आप अगर घर में भी देखोगे तो सीढ़ी अगर हम लोग बनाते हैं या प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो उस समय क्या करते हैं हम लोग, ये जो ऊंचाई है ना, ये जो हाइट है, हाइट को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू इसका विड्थ से, है कि नहीं। क्यों कम लेते हैं, क्योंकि इससे अच्छा सपोर्ट मिलता है। अगर आप सीढ़ी उड़ी भी बनाइए घर में तो देखिएगा जो नीचे वाला जो होता है ना, जिसको हम लोग विड्थ बोलते हैं, वो हमेशा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू आपका हाइट से। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि अगर ये धंसेगा भी, जैसे मानिए यहाँ पर अगर लूज़ है, ये धंसेगा भी तो बस इतना एरिया को डिफेक्ट करेगा, इतना एरिया को, ऐसा नहीं ना कि पूरा का पूरा रास्ता डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर आप मानिए ऐसे बनाए, ठीक है, आपका ये कम है, ये कम है, विड्थ कम है, ठीक है, और आपका हाइट ज़्यादा है, तो उस केस में अगर कभी स्लाइड वाइड हुआ, मतलब कि जो हम लोग पढ़े हैं, तो उस केस में क्या होगा कि पूरा का पूरा रास्ता को बेकार कर देगा, बर्बाद कर देगा आपका, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है यहाँ पे, उसी चीज़ को ये लिखा है कि जो आपका हाइट होगा, जो आपका विड्थ होगा, यहाँ पे विड्थ जो होगा वो सेल नॉट बी लेस देन बेंच हाइट, वो बेंच के हाइट से कम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग पढ़े हुए हैं, CMR में आप लोग को सारा कुछ इसमें मेंशन है, तो उसी का डाटा है ये वाला। अब कोल के केस में बात कर रहा है कि कोल के केस में जो होगा, साइड शुड बी स्लोप्ड एट द एंगल ऑफ सेफ्टी 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, और बेंच हाइट सेल नॉट बी एक्सीड 3 मीटर विड्थ। वही देखिए यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। ये ध्यान देने वाला चीज़ क्या है जो आप लोग को पढ़ना है, जो एग्ज़ाम में आप लोगों को फंसाने के लिए पूछा जा सकता है। अगर आपको ऑप्शन में एलुवियल सॉइल, मोरब, गेबल ऑयल या डेब्रिस या अदर लूज मटेरियल दिया, ठीक है, उस केस में अगर हाइट का बात किया, तब तो आप लोग को याद रखना है कि सर उस केस में हाइट हम लोग का 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोल का केस में बात किया, तब उस केस में हाइट आपका 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। दोनों में डिफरेंस क्लियर है आप लोगों को? अभी हम क्या बोले, समझ में आ रहा है ना दोनों में? एक्चुअली हम कहना क्या चाहते हैं दोनों केस में, कि अगर आपका लूज मटेरियल, डिब्रीज या अदर कोई भी मटेरियल का बात कहा, कोल को छोड़ के, एक्सेप्ट कोल, तो उस केस में आपको जो हाइट रखिएगा बेंच का वो कितना रखिएगा, और इस केस में कितना रखिएगा, ये दोनों चीज़ थोड़ा सा ध्यान से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एग्जाम में फंसाना चाहेगा वो तो आप लोग को दोनों डाटा दे देगा, ठीक है, 1.5 मीटर दे देगा और 3 मीटर दे देगा, और आपको वहाँ पे ऑप्शन में पूछ लेगा, यहाँ पे आपका जैसे कोल वर्ड ना मेंशन करके, जैसे यहाँ कोल वर्ड है, कोल वर्ड ना मेंशन करके वो लिख देगा क्ले है, सिमिलर दिखेगा आपको क्ले और कोल। जल्दबाजी में क्या कीजिएगा, कोल समझ के मार दीजिएगा क्ले को, है कि नहीं, तो उसमें गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो। आगे बोल रहा है इन हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड, अगर हार्ड और कॉम्पैक्ट ग्राउंड है तो उस केस में भी आपका बेंच हाइट जो होगा वो आपका एक्सीड कर सकता है, मतलब एक्सीड नहीं कर सकता है 6 मीटर तक, ठीक है।
तो यहाँ पे 3 कंडीशन आ गया आपका। एक हो गया आपका लूज मटेरियल के लिए, दूसरा आपका कोल के लिए, और तीसरा आपका हार्ड और कॉम्पैक्ट ग्राउंड के लिए। तो तीनों केस के लिए डाटा याद रखिएगा कि 1.5 होता है एक में 3 होता है, एक में 6 होता है। ये तीनों क्या है, तो ये तीनों हाइट है बेंच का, ठीक है। और ये चीज़ तो याद रखिएगा, यूनिवर्सल चीज़ है कि जो विड्थ होता है वो कभी भी कम नहीं होता हाइट से। विड्थ मतलब कि चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है ये हाइट से कभी भी कम नहीं होगा, ठीक है, कभी भी कम नहीं होगा। और यहाँ पे है आपका और क्या दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। नो ट्री लूज स्टोन और डेब्रिस इज अलाउ विद इन 3 मीटर ऑफ द एज ऑफ द एक्सक्रीवेशन। हाँ, इसमें वही बोल रहा है कि कोई भी पेड़ हो या लूज स्टोन हो या डेब्रिस हो, वो अलाउ नहीं करेंगे हम लोग 3 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ एक्सक्रीवेशन। जहाँ से हम लोग अपना एक्सक्रीवेशन कर रहे हैं उसका एज से 3 मीटर की दूरी तक ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अगर आपका लूज स्टोन हुआ या डेब्रिस हुआ, डेब्रिस का मतलब कोई भी पत्थर वत्थर या कोई भी टुकड़ा या कोई पेड़ और हुआ, तो वो गिर सकता है। और उससे क्या होगा कि काम भी मतलब कि काम जो करिएगा आप लोग लोडिंग वाला एक्सकेवेशन का काम, वो भी डिफेक्ट मतलब वो भी डैमेज होगा और आप लोग को भी चोट लग सकता है। तो इसीलिए बोला है कि कोई भी ट्री लूज मटेरियल या डेब्रिस अलाउ नहीं है विद इन 3 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ एक्सकेवेशन। डाटा है ये सारा, ठीक है। ये सारा आप लोग को याद भी होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि CMR आप लोग किए हैं, आप लोग हम टेस्ट भी करवा चुके हैं सारा, तो ये सब आपको याद होगा। देखिए और एक चीज़ है कि कोई भी पर्सन अलाउ नहीं हो सकता है कि अंडरकट एनी फेस और साइड विच कुड गॉट ओवर हैंग। इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में और बताएंगे आपको लास्ट में, अभी रहने दीजिए उसको। ये थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है, ओवर हैंग अंडर हैंग थोड़ा सा बताएंगे आपको। आगे देखिए क्वायरी सेक्शन एंड इंस्टीट्यूट पिलर, क्या समझते हैं आप लोग इसके बारे में? क्वायरी सेक्शन का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? किसको कहते हैं क्वायरी सेक्शन, बताइए। ओवरबर्डन को क्वारी बोलते हैं। ओवरबर्डन को क्वायरी कहते हैं। और इंस्टीट्यूट पिलर मतलब? इंस्टीट्यूट पिलर मतलब सर पहले से अंडरग्राउंड वर्किंग कर ली गई है और जो पोल पिलर छूट गए उनको निकालने, जो पोल पिलर छूटे हुए उनको ओपन कास्ट के वर्किंग के अकॉर्डिंग निकालते तो उनको इंस्टीट्यूट पिलर में। चलिए बढ़िया। तो इसमें आप लोग को वही पढ़ना है कि क्वायरी सेक्शन मतलब कि जो हमारा ओवरबर्डन है उसका जो एरिया होता है, सेक्शन होता है, उसके बारे में। और इंस्टीट्यूट पिलर का मतलब कि अगर कभी आप लोग के माइंस में अंडरग्राउंड माइनिंग किए हैं, उसके इसमें आप लोग पिलर छोड़ दिए हैं, अब बाद में फिर ओपन कास्ट कर रहे हैं, तो उस पिलर को भी हम लोग निकालते हैं। तो उसके बारे में इसमें थोड़ा सा कुछ डाटा दिया हुआ है, वही पढ़ना है हम लोग को। देखिए क्वायरी एरिया को डिवाइड किया गया है उसके ऑपरेशन के बेसिस पे, ठीक है, उसका जो सेक्शन है उसको ऑपरेशन के बेसिस पे। स्मॉल पिलर आर लेफ्ट इन ईच सेक्शन फॉर मेजरमेंट पर्पस। उसमें क्या होता है कि छोटा छोटा पिलर आप लोग को छोड़ा जाता है मेजरमेंट पर्पस के लिए। दीज आर कॉल्ड इंस्टीट्यूट पिलर या फिर विटनेस पिलर, ठीक है। कभी अगर आप लोग को डिफिनेशन या फिर ऐसे पूछ ले कि विटनेस पिलर किसको कहते हैं, तो आप लोग को याद रखना है कि क्वेरी एरिया को अगर हम लोग जब डिवाइड करते हैं सेक्शन में ऑपरेशन करने के लिए, क्वेरी एरिया का मतलब कि जहाँ पे आपका ओवरबर्डन नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे आपका जो क्वेरी सेक्शन का बात कर रहा है वहाँ पे आपका कोई कोयला का बात कर रहा है, ठीक है। इनकेस अगर कोई कोल है तो कोल को भी हम लोग बोल सकते हैं कि क्वेरी एरिया के अंदर आता है, ठीक है। सिर्फ ओवरबर्डन का बात नहीं हो रहा है। तो क्वेरी एरिया का मतलब जहाँ आपका कोल हो, पत्थर हो, ओवरबर्डन हो, सारा कुछ हो, वो सारा एरिया का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जैसे ये आपको एग्जांपल समझाता है, जैसे ये पूरा एरिया है आपका, ठीक है, यहाँ पे कोयला भी है आपका, कोल भी है, स्टोन भी है, अदर डेब्रिस भी है आपका, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि आप लोग को माइनिंग करना है, ये सारा कोयला आपको निकालना है। जैसे आपको यहाँ कोयला है, यहाँ कोयला है, इस जगह पे कोयला है, अब यहाँ पे आपका पत्थर वत्थर है, तो उस केस में क्या करते हैं कि हम इसको डिवाइड करते हैं कि ये पहला सेक्शन हो गया आपका, ये आपका दूसरा सेक्शन हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो सबसे पहला सेक्शन में जब काम किए तो इसमें हम लोग मेजरमेंट काम करते हैं कि हाँ इसका एरिया इतना है, तो इस केस में भी हम लोग पिलर बनाते हैं कि हाँ पहला पिलर पे 2 पिलर है तो इस पिलर तक का काम करो पहले। तो वैसे करके हम इसको डिवाइड करते हैं सेक्शन बाई सेक्शन, तो उसको भी हम लोग इसमें बोलते हैं, तो वो भी आपको विटनेस पिलर या फिर इंस्टीट्यूट पिलर के अंदर कहा जाता है उसको भी, ठीक है। देखिए स्मॉल पिलर हम लोग छोड़ते हैं हर सेक्शन में, किस लिए, तो मेजरमेंट पर्पज़ के लिए। तो उस पिलर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट पिलर बोलते हैं या फिर विटनेस पिलर बोलते हैं। समझे अभिषेक भाई? हाँ सर। कुछ नया सीखने को मिला? हाँ सर, कुछ थोड़ा समझने में गलती थी, वो क्लियर हो गई। तो यहाँ पे एक और नाम याद रखिएगा, इनकेस कभी कभी विटनेस पिलर आपको दे दें लिखा हुआ, तो आप लोग समझिएगा कि वो किसी और चीज़ का बात नहीं, उसी का बात कर रहा है, ठीक है। जो और जो हाइट होगा ना आपका पिलर का, वो हाइट आपका 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। डाटा है, याद रखिएगा। जितना डाटा दे रहे हैं ओवरबर्डन का, और मतलब ओवरबर्डन बोल रहे हैं ओपन कास्ट का, ये सारा डाटा आप लोग मुझे जवानी याद करिएगा, ठीक है। हम आप लोग का टेस्ट याद है, हमको लेना है आप लोग का टेस्ट,
ठीक है। हम कंप्लीट करवा के आप लोग का टेस्ट हो सके तो नेक्स्ट वीक लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक मतलब कि डेट बता दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। 17 तारीख के बाद लेंगे, ठीक है। आपका 2-3 क्लास जो होगा, मतलब जैसे कि शाम वाला जो क्लास का टाइमिंग है ना, उस क्लास का टाइमिंग में आपका 2 से 3 क्लास आप लोग का सिर्फ टेस्ट लेंगे हम, और उसमें हम आप लोग का गलती निकालेंगे कि कितना आप लोग का गलती हुआ है, कितना आप लोग वहाँ पे कैसे नंबर को और बूस्ट कर सकते हैं। आप लोग का जो होता है ना, सिर्फ पढ़ाना काम नहीं है, ठीक है। पढ़ना और पढ़ाना वाला काम नहीं है, आप लोग का वहाँ पे देखना है कि कितना प्रोग्रेस हुआ है आप लोगों में, तभी आप लोग का एक होता है ना कि आप लोग आगे निकल पाओगे बाकी लोग से। तो आप लोग को डेट हम बता दिए हैं कि 17 तारीख के बाद हम कभी भी ले सकते हैं एज अ सरप्राइज टेस्ट, ठीक है। आप लोग रेडी रहिएगा। जितना कुछ हम पढ़ाए हैं अभी तक, स्टार्टिंग से एंड तक हम कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टू पिलर के बारे में आपको 2-3 चीज़ देख लीजिए। हाइट आपको पता चल गया कि हाइट जो होगा वो एक्सीड नहीं होगा, ठीक है। इफ़ द पिलर हाइट एक्सीड 1.25 मीटर, देखिए अगर इन केस आपका पिलर का हाइट अगर 1.25 मीटर से एक्सीड हो जाता है, तो जो आपका बेस का डायमीटर है वो शुड नॉट बी लेस देन 1.5 मीटर। जो आपका बेस होगा, ये जो बेस होगा जहाँ पे आपका पिलर खड़ा होगा, वो आपका 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 1.6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। क्योंकि देखिए आपका जो पिलर का हाइट है अगर 1.25 मीटर तक पहुँच गया ये, ठीक है, 1.25 मीटर तक पहुँच गया, तो उस केस में अगर आपका पिलर नीचे कमज़ोर रहेगा तो ये मजबूत नहीं ना होगा, पिलर मजबूत नहीं होगा। उसी के लिए बोल रहा है कि जो पिलर होगा उसको हम लोग, उसका जो डायमीटर होगा उसको हम लोग बढ़ा देंगे। कितना सा बढ़ाएंगे, तो 1.5 से कम नहीं रखेंगे। तो ये 2 डाटा और है, याद रख लीजिए इसको भी। अब आते हैं ओवरबर्डन रिमूवल कैपेसिटी पे, ठीक है। ओवरबर्डन को निकाल, हाँ बोलिए सर। ये मेजरमेंट पिलर कोई विटनेस पिलर और इंस्टीट्यूट पिलर बोलेंगे ना? मेजरमेंट पर्पस के लिए बनाया गया पिलर को, हाँ। तो मैं वही पहले मतलब थोड़ा सा गलत समझा था, अब क्लियर हो गया, ठीक है सर। समझ गए ना। हाँ सर। देखिए यहाँ पे अगर आपका जो पिलर बोल रहा है ना, पिलर का मतलब यहाँ पे वो ओपन आप वो क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाला पिलर मत समझिए, ठीक है। अंडरग्राउंड में जो हम लोग पिलर बनाते हैं सपोर्ट के लिए, यहाँ वो पिलर का बात नहीं है। यहाँ जो पिलर हो वो एक तरह का दीवार की तरह बात कर रहा है कि दीवार भी बना सकते हैं हम लोग, समझ गए। यहाँ जो पिलर का बात कर रहा है आपका, उसको भी हम लोग, दीवार को भी हम लोग पिलर ही बोलते हैं। अगर आप लोग कभी देखिएगा कि आपका बैरिकेड लगाते हैं हम लोग, तो बोलते हैं ना वो एक पिलर है, इस साइड में आपका काम चल रहा है अभी पिलर का, नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पिलर का बोलने का मतलब यहाँ पे आप लोग वो प्योर उस पिलर को मत समझिएगा। अगर आप उस पिलर को इमेजिन कीजिएगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग को दिमाग में रखिए कि पिलर का मतलब डिवाइडर की तरह भी एक तरह से होता है, ठीक है। अब आते हैं आपका ओवरबर्डन का रिमूवल कैपेसिटी पे। अ टीम ऑफ 3-4 मेंबर हैंडल 4x5 मीटर एरिया यील्डिंग अप्रॉक्स 2.5 मीटर इन हार्ड ऑफ ड्रिलिंग ब्लास्टिंग। तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपको ओवरबर्डन रिमूवल करना है मैनुअली, ठीक है, अगर मैनुअली हो रहा है काम आपका, ठीक है, मैनमेड हो रहा है, तो आपका क्या होगा कि 3-4 मेंबर की टीम होती है, वो लोग हैंडल करते हैं 4x5 एरिया। 4x5 एरिया का मतलब देखिए ये इधर भी आपका 4.5 होगा और इधर भी 4.5 होगा। तो यही ये जो एरिया होगा, इतना जितना एरिया होगा, ये इस पूरे एरिया में जितना भी आपका हार्ड रॉक हो गया या फिर जो ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग के टाइम में आपका मिला, ठीक है, वो सबको निकालने का काम करता है। तो उसी के बारे में डाटा दिया हुआ है, और ये निकालता है अप्रोक्स 2.8 मीटर क्यूब पर डे। जैसे ये 4.5 मीटर है ना, तो वैसे ही 2.8 मीटर क्यूब 3D फिगर में हम आप लोगों को कल बताए थे कि 2.5 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मीटर क्यूब का बात कर रहा है, इसका मतलब कि आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है, समझ गए। तो 2.8 मीटर एरिया पर डे अप्रोक्स निकालता है, ये यील्ड करता है। तो ये डाटा भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे एग्जाम में इतना डीपली पूछेगा तो आप लोग ही बता पाइएगा, बाकी लोग तो बता भी नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चीज़ है बताने लायक, आप लोग को याद रखिएगा। आप लोग का आगे है प्रोडक्शन स्टेज इन ओपन कास्ट माइंस, ठीक है। प्रोडक्शन स्टेज के बारे में इसमें है कि सबसे पहले हम लोग साइट प्रिपरेशन करते हैं, फिर ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हैं, फिर ओवरबर्डन को हम लोग हटाते हैं, ठीक है, रिमूवल ऑफ कोल करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, डंपिंग करते हैं, बैक फिलिंग करते हैं और रिक्लेमेशन करते हैं। तो ये वही स्टेप है कि कैसे कैसे आपका मैनुअली आपका ओपन कास्ट में काम होता है, ठीक है। साइट प्रिपरेशन का मतलब हो गया, आप लोग ऐसे ही समझिए, ठीक है। इसको अगर नहीं भी पढ़िएगा तब भी हम आप लोग को समझा देते हैं कि आप लोग सबसे पहले तो प्रिपेयर कीजिए कि कहाँ पे आपको ओपन कास्ट माइनिंग करना है, सर्वे वर्वे करिए, वो जगह खोजिए जहाँ पे आपको पता चले कि हाँ यहाँ कोयला है, माइनिंग करना है। दूसरा, जब पता चल गया कि हाँ साइट प्रिपेयर हो गया आपको कि हाँ इस जगह पर आपको माइनिंग करना है, तो सबसे दूसरा काम होता है आपको ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करते हैं। आप लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हैं, सिर्फ कोयला को निकालने के लिए आप लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग नहीं करते, कभी कभी ओवरबर्डन को भी निकालने के लिए ड्रिलिंग ब्लास्टिंग किया जाता है। आपका मोटा पत्थर, बड़ा पत्थर है तो सबको भी हटाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करते हैं, ताकि वो सब पत्थर कमज़ोर हो जाए, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हैं, रिक्वायर फॉर हार्ड रॉक। अगर बड़ा मजबूत पत्थर है
तो मशीन वशीन उससे ज़्यादा काम नहीं करेगा, तो ब्लास्ट करके उसको हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा में कन्वर्ट करके इजीली हटा सकते हैं। फिर ओवरबर्डन को हटाते हैं। हटाने के लिए आप लोग को दोनों तरीका है, मैनुअली हटाइए या मैकेनाइज हटाइए। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, रिकवरी ऑफ कोल करते हैं, कोयला निकालते हैं। और सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है सोवेल और डंपर कॉम्बिनेशन। एग्जाम में अगर कभी पूछ ले कि रिकवरी ऑफ कोल का सबसे बेस्ट मेथड कौन है, तो सोवेल एंड डंपर कॉम्बिनेशन है, याद रखिएगा, ठीक है। ये जब हम कॉलेज में थे ना, तब हम मेरे जो टीचर थे वो हमको ये चीज़ बताए थे कि ये जो सोवेल और डंपर का कॉम्बिनेशन जो होता है, ठीक है, ये सबसे ईजी कॉम्बिनेशन होता है। इसमें आपको कोई भी ताम झाम नहीं होता है। जैसे आपका अगर आप बोलिएगा सर बकेट व्हील एक्सकेवेटर होता है या फिर कंटिन्यूस माइनर होता, तो उसके इसमें तो सर लगातार काटते और हटाते रहते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। अगर आपका डंपर नहीं रहेगा तो आप लोग सिर्फ एक जगह लिमिट, जैसे कि अगर आप कंटिन्यूस माइनर से कीजिए या फिर बकेट व्हील एक्सकेवेटर से, ठीक है, जिसमें आप लोग का एक्सकेवेटर लगा हुआ है, तो आप लोग एक फिक्स जगह पे अपना कोयला को डंप कर पाइएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर आपका डंपर है तो डंपर का मतलब से आपको जहाँ मन करे माइंस में रखने का कोयला, आप लोग उस जगह पे ले जाके उतना कोयला रख सकते हैं। उसीलिए कहीं ना कहीं ये बेस्ट मेथड भी माना जाता है कोल रिकवरी का, ठीक है। सोवेल डंपर कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। इसके मदद से क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है कोल टू बंकर और स्टॉक यार्ड, जहाँ पे हम लोग कोयला रखते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट है आपका ट्रांसपोर्ट के बारे में, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल टू CHP साइडिंग और प्लांट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया था कि कोयला का ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलग अलग प्लांट्स में, साइडिंग्स में और CHPs में, ठीक है। अगला है आपका डंपिंग, बैक फिलिंग और रिक्लेमेशन, ठीक है। तो डंपिंग का मतलब हो गया कि जो भी आप जगह पे मतलब आप कोयला निकाल दिए, तो वहाँ पे आप लोग फिर जो एक्स्ट्रा ओवरबर्डन है उसको लाकर डंप कर दीजिए जब आपका माइनिंग का काम हो गया। तो बैक फिलिंग उसी को कह रहे हैं, रिक्लेमेशन, ठीक है। लेवल द माइन आउट एरिया यूजिंग डोजर का मदद से उसको लेवल कर दीजिए, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये तो आप लोग ऐसे भी जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेसिक है तो बता दिया आप लोग को। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा मैकेनाइज ओपन कास्ट वर्किंग में, ठीक है। मशीन की मदद से हम बता दिए कैसे करते हैं। अब आते हैं मैकेनाइज में। मैकेनाइज में क्या होता है, हम लोग उसमें हम लोग HEMM का यूज़ करते हैं, हाई एक्सप्लोजिव का यूज़ करते हैं। हाई एक्सप्लोजिव आप लोग साउंड कट रहा है। साउंड कट गया, एक मिनट। हाँ सर, क्लियर है। अब ठीक है, नहीं सर, नहीं कटा, क्लियर है सर। ओके, अभी ठीक हो गया सर। अच्छा ठीक है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, अगर होगा कभी तो बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि होता है कभी कभी कि नेटवर्क का इशू होता है, मेरा भी। तो देखिए आप लोग का अगला जो है HEMM के बारे में, ठीक है। मैकेनाइज ओपन कास्ट मतलब कि नाम से ही आप लोग को पता था कि मैकेनाइज का मतलब हो गया मशीन। मशीन में कौन कौन आता है, HEMM आता है आपका, ठीक है। और उसके बाद हाई एक्सप्लोजिव यूज़ करते हैं। तो हाई एक्सप्लोजिव का नाम याद रखिएगा कौन कौन सा आता है, एन्फो होता है, स्लरी होता है और एमल्सन होता है। ये तीनों आपका हाई एक्सप्लोजिव कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका प्रीफर कंडीशन, आपको मैकेनाइज वर्किंग करने के लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि आप लोग को उतना बड़ा बड़ा HEMM है, HEMM को एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए बहुत कॉस्टिंग आता है, इसका कॉस्टिंग बहुत आता है, ठीक है। अगर आप HEMM को कभी एक जगह से दूसरा जगह ले जाइएगा ना, तो इसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आता है। तो ये सब ऐसा नहीं कि कहीं भी ले जाके इसको हम लोग HEMM का यूज़ कर लें, ठीक है। ये सबको ले जाने के लिए भी कुछ कुछ कंडीशन होता है कि कहाँ पर हम लोग मैकेनाइज वर्किंग करेंगे, जहाँ पर आपको कोयला का थिक सिम मिलेगा। थिक का मतलब क्या है, मोटा सिम। मोटा सिम मिलेगा तो इसका मतलब कि मोटा पैसा बनेगा, मोटा प्रॉफिट होगा। तो जहाँ कोयला का मोटा सिम है, ठीक है, मतलब कि बहुत बड़ा एरिया में कोयला आपका फैला हुआ है, तो उस केस में आप लोग मैकेनाइज वर्किंग कीजिए, प्रॉफिटेबल है, इसमें लॉस नहीं है। क्योंकि अगर आप HEMM लेके भी आते हैं उस जगह पे, तो वो आप लोग को उतना पैसा आप लोग को रिकवर करके दे देगा। दूसरा माइल्ड इंक्लिनेशन, ठीक है, जहाँ पे आपका माइल्ड इंक्लिनेशन है, जैसे थोड़ा पहाड़ टाइप का इलाका है, इंक्लिनेशन है थोड़ा सा, तो उस केस में भी आप लोग मशीन से काटिए आराम से धड़धड़ा के, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। उसके बाद आपका कंटिन्यूअस एंड प्लेंटीफुल रिजर्व, ठीक है, जहाँ पे आपका कंटिन्यूअस रिजर्व है, मतलब कि बहुत सारा कोयला है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से कोयला निकाले फिर आपका कोयला यहाँ ख़त्म हो गया फिर यहाँ कोयला है, ऐसा नहीं। आपका लगातार पूरा 2-3 किलोमीटर तक पूरा कोयला का सीम बिछा हुआ है, पूरा 2-3 किलोमीटर आपका लगातार कोयला ही कोयला है उस जगह पे। तीसरा है आपका लो डेप्थ, अगर बहुत गहराई में कोयला नहीं है तो उस जगह पे भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि नहीं। समझ में आ रहा है ये सब पॉइंट। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कब हम लोग मैकेनाइज वर्किंग करते हैं और कब मैनुअल करते हैं, ठीक है। एग्जाम में आप लोग का क्वेश्चन पूछ सकता है, कंडीशन दे देगा कि इस केस में हम लोग कौन सा वर्किंग करना सूटेबल रहेगा, बोर्ड एंड पिलर, ओपन कास्ट में भी कंडीशन दे देगा। तो ये सब चीज़ पॉइंट है, थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है। अगर हम आप लोग को अभी कहानी की तरह समझा देंगे तो एग्जाम में आप लोग का कोई भी क्वेश्चन अगर घुमा के भी पूछेगा तो आप लोग का ईजिली बन जाएगा, ठीक है। अगला है आपका रेस्ट्रिक्शन के बारे में। मैकेनाइज वर्किंग इज़ जनरली नॉट प्रीफर्ड इफ़ द सीम थिकनेस इज लेस। हम आपको बताए थे
कि रेस्ट्रिक्शन कहाँ कहाँ है, जहाँ पे आप लोग मैकेनाइज वर्किंग नहीं करेंगे, जहाँ थिकनेस कम होगा सीम का, मतलब थिकनेस का मतलब कोयला जो मिलेगा वो कोयला कम अमाउंट में मिलेगा, तो उस केस में मैकेनाइज वर्किंग करना बेवकूफ़ी होगा, वहाँ रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, ठीक है। और जो थिकनेस होगा वो लेस देन 6 मीटर, यहाँ डाटा भी दिया हुआ है कि थिकनेस जो दिया रहेगा वो 6 मीटर से कम होगा, तो समझ रहे हैं ना, 6 मीटर से अगर कम रहा तब ये रेस्ट्रिक्शन है, आप वहाँ पे मैकेनाइज का मदद से मत करिए, नहीं तो आपको लॉस होगा। और दूसरा कंडीशन है कि जहाँ रिजर्व आपका 1 मिलियन टन से कम होगा, ये इंपॉर्टेंट डाटा, ये 2 डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ अगर रिजर्व आपका 1 मिलियन टन से कम होगा उस जगह पे भी आप लोग मैकेनाइज वर्किंग नहीं करिएगा। समझ में आया तो पॉइंट? हाँ सर। चलिए ठीक है, गुड। अगला है आपका सॉफ्ट रॉक एंड सॉइल रिमूवल। अ कॉम्बिनेशन ऑफ डोजर स्क्रैपर इज टिपिकली यूज फॉर टॉप सॉइल एंड सब सॉइल रिमूवल। तो याद रखिएगा, अगर कभी कोई पूछे आप लोग से टॉप सॉइल या सब सॉइल, आप लोग हम बताया था लास्ट क्लास में कि सबसे ऊपर जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं टॉप सॉइल, ठीक है। उसके बाद का जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब सॉइल। उसके बाद आपका रहता है ओवरबर्डन, और उसके नीचे आपका रहता है कोल। समझ गए? तो इतना सारा चीज़ होता है। तो सबसे पहला लेयर हटाना हो या दूसरा लेयर हटाना हो तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन किसको माना गया है? डोजर और स्क्रैपर को, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा पॉइंट एक बनता है कि अगर आपको टॉप सॉइल या फिर क्या बोलते हैं टॉप सॉइल या सब सॉइल हटाना हो तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पे आपका ऑप्शन में आप लोग को ये भी दे देगा, आपको ऑप्शन में दे देगा, जैसे डंपर सोवेल दे देगा, ठीक है। डंपर सोवेल दे देगा, डोजर स्क्रैपर दे देगा, और भी आपका मशीन का नाम दे देगा। तो उस केस में आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक हमको लग रहा है इतना ही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना अगला PDF की ओर, जो कि है आपका पार्ट 4। इसका हम 4 पार्ट में आप लोग को बनाए थे और चारों पार्ट यहाँ पे एक एक करके देखिए। ओपन कास्ट वर्किंग, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका होल रोड के बारे में, बेंच का स्टेबिलिटी के बारे में, ओवरबर्डन का डम के बारे में और फेलियर के बारे में। आप लोग ये मशीन का नाम एक एक करके पढ़िए एक बार, कौन कौन सा मशीन आप लोग का HEMM में काउंट होता है अभी के टाइम में। वैरायटी ऑफ HEMM इज एम्प्लॉय इन मॉडर्न मैकेनाइज ओपन कास्ट माइंस। ये सब मशीन के बारे में पढ़िए, इसका नोट्स हम आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे आज के क्लास के बाद। अगर रेडी हो गया होगा तो आप लोग हम ये प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। एक बार पढ़िए कौन कौन सा मशीन होता है आप लोग टोटल, कोई पढ़िए, मतलब बोल बोल के पढ़िए कोई। बुलडोजर, ट्रैक्टर शवल, शवल, डीजल इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड फुल शवल, शिपर शवल। मतलब ये सर शवल का अंदर भाग है क्या सर? कोई डीजल का है, कोई इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है, फुल शवल है, कुछ शिपर शवल है, बैकहो, रीपर, डंपर और टिपर, ड्रैग लाइन एंड स्क्रैपर। फिर है आपका रोड ग्रेडर, ठीक है। रोड ड्रिल मशीन, ये याद रखिएगा, रोड ड्रिल जो मशीन जो है उसका डायमीटर आपका कितना होना चाहिए? 50 mm से डाया इसका बड़ा होना चाहिए, समझ गए? 50 mm से बड़ा होगा अगर, तभी आप लोग उसको HEMM में काउंट करिएगा। अगर उससे कम हुआ तो वो HEMM में काउंट नहीं होगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। इनपिट क्रशर, टायर हैंडलर, हाईवल माइनर, क्रेन, वाटर टैंकर, सर्विस। तो ये सब ठीक है। आप माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए, बताते हैं एक एक करके, ठीक है। ये सारा आपका HEMM है, एक तरह से ये सब मशीनरी में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। ये जितना कुछ आपका नाम यहाँ दिया हुआ है ये सब आप लोग को मशीनरी में पढ़ना है। मशीनरी का नोट्स हम आप लोग को दे देंगे और पढ़ा भी देंगे क्लास में, एक क्लास में हो जाएगा ये सारा मशीन के बारे में, ठीक है। तो आप लोग को बस हम ये नाम इसलिए दिए कि आप लोग कभी अगर मिले आप लोग को कि सर हाईवल माइनर क्या है सर, तो HEMM है। सर्विस वैन सर HEMM है, हाँ ऑब्वियसली है। तो ये एक तरह का है, ठीक है। इसको हम लोग मानते हैं कि एक वैरायटी है, ऐसा नहीं बोलते कि परफेक्टली HEMM है। HEMM का मतलब होता है हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा मशीनरी, हैवी अर्थ, ठीक है। और ये हैवी आप लोग बोलेंगे सर ये तो हैवी नहीं होता है सर, तो ये एक वैरायटी है भाई, ये एक वैरायटी है, एक किस्म का है, समझ गए? तो अगर कभी कोई पूछ ले कि सर टायर हैंडल HEMM है क्या, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ वो एक वैरायटी का HEMM तो है, समझ गए? मशीनरी है, क्योंकि आपका जो टायर हैंडल है वो उसके मदद से आप लोग टायर को एक जगह से दूसरा जगह लेके जाते हैं, हैंडल करते हैं आप लोग टायर को फिटिंग वटिंग के लिए। तो ये जो आपका काम है ये नॉर्मल मशीन से तो होगा नहीं, इसके लिए आप लोग को बड़ा मशीन चाहिए ना, हैवी मशीन चाहिए कि नहीं। तो वो हैवी मशीन है कि नहीं एक तरह का, तो इसीलिए, ठीक है। इसके बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं डिटेल में, जब इसका नोट्स कराएंगे तो आप लोग को बस वहाँ डाटा दे दिए कि आप लोग को याद रहे। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग प्लानिंग और बेंच का पैरामीटर के बारे में, कि कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे बेंच का पैरामीटर डिसाइड होता है, उसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, लिखा हुआ है
बिफोर स्टार्टिंग मैकेनाइज ओपन कास्ट वर्किंग, ठीक है, मैकेनाइज ओपन कास्ट का मतलब मशीन की मदद से ओपन कास्ट वर्किंग को स्टार्ट करने से पहले ओनर और एजेंट, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा कौन कौन, ओनर और एजेंट, ठीक है, मस्ट इंश्योर द मेथड ऑफ वर्किंग, अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल, स्लोप स्टेबिलिटी मॉनिटरिंग बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर आप लोग, अब हम बता रहे हैं अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल, आप लोग के दिमाग में वो फिगर आ रहा है ना जो हम आप लोग को लास्ट क्लास दिखाए थे कि अल्टीमेट स्लोप पिट एंगल किसको कहते हैं, उसे आप लोग को समझ में आता है। जैसे अब यहाँ पे कुछ एक नया टर्म आया कि अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल, तो आप लोग को समझ में आया कि हाँ एक्चुअली बात किसका किया जा रहा है कि नहीं। तो उसी के बारे में बोल रहा है कि ओनर और मैनेजर जो सॉरी ओनर और एजेंट जो होगा वो क्या करेगा, पहले इंश्योर कर लेगा कि किस मेथड का वर्किंग करना है, अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल कितना है, मतलब ओवरऑल स्लोप जो है उसका कितना एंगल है, स्लोप का स्टेबिलिटी मॉनिटरिंग कर लेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, बेंच बनाएगा आपका, समझ में आया, उसके बाद बेंच बनाएगा। तो यहाँ पे दो डाटा आप लोग को याद रखने वाला है, एक आपका ओनर और एजेंट, ठीक है, और दूसरा वो क्या क्या इंश्योर करेगा, तो मेथड ऑफ वर्किंग इंश्योर करेगा, अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल और स्लोप स्टेबिलिटी मॉनिटरिंग, ठीक है, और वो भी किस बेसिस पे, तो साइंटिफिक स्टडीज के बेसिस पे। बेंच बनाने से पहले सर अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल कैसे करेगा डिसाइड, जैसे सर बेंच हो गया उसके बाद हम लोग सर ऊपर का क्रेस्ट से नीचे का टो तक हम लोग एंगल मान लिए अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल, लेकिन उसको बनाने से पहले कैसे होगा। आपका पूछना सही है, ठीक है। तो एक चीज़ बताइए, आपका स्लोप स्टेबिलिटी मॉनिटरिंग कैसा होगा, अगर आप हम आपसे पूछें कि स्लोप बना ही नहीं है तो सर कैसे बता देंगे स्लोप स्टेबिलिटी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे हम लोग, है कि नहीं। वो तो सर जियोलॉजिकल डाटा से होगा, साइंटिफिक स्टडी लिखा है। देखिए यहाँ पे जो ओनर एजेंट होता है ना, वो क्या करता है, वो इंश्योर करता है। इंश्योर करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको वो कंडीशन देखता है कि जो जगह पे आप लोग को माइनिंग करना है, जहाँ पे आपको बेंच बनाना है, वहाँ पे आप लोग का कौन सा मेथड से काम करिएगा तो सही रहेगा। अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल के बोलने का मतलब कि वो इंश्योर करेगा कि यहाँ का जो आपका जो बनेगा ना, जो आपका पिट स्लोप एंगल, ये जो एंगल बनेगा ये एंगल कितना रहना चाहिए, इसको इंश्योर करेगा, इसके बारे में वो डिसाइड करेगा। उसके बाद आप लोग का काम स्टार्ट होगा, समझ में आया। वो पहले चेक नहीं करेगा, वो इंश्योर करेगा कि हाँ यहाँ पे आप 45 डिग्री का एंगल बनाइए या 30 डिग्री का एंगल बनाइए, क्योंकि जैसा आपका यहाँ का कंडीशन है, ठीक है, जो भी यहाँ का कंडीशन है, जियोलॉजिकल कंडीशन या फिर जो भी है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल सूटेबल होगा। तो वो इंश्योर करेगा, वो पहले से चेक नहीं करेगा, उसको जांचेगा नहीं। समझ में आया। ठीक है सर। समझ में आया कि जबरदस्ती बोल रहे हैं कि ठीक है सर, समझ में आया ना ये चीज़ कि हम कहना क्या चाहते हैं। हाँ समझ गए ना। तो वही हम बोल रहे हैं कि वो क्या करेगा कि वो डिसाइड करता है कि हाँ वहाँ का कंडीशन कैसा है, उसमें कौन सा तरह का काम करना सही रहेगा, वहाँ पे कितना आपका पिट स्लोप एंगल बनाना सही रहेगा, वहाँ का स्टेबिलिटी कितना होगा, वो सब चीज़ को वो चेक करेगा। कैसे चेक करेगा, तो वो साइंटिफिक स्टडीज़ जो होगा ना, जो वहाँ का स्टडी किया गया रहेगा सर्वे के द्वारा, ठीक है, वो स्टडी को देखते हुए वो सब लोग डिसाइड करेगा, इंश्योर करेगा कि हाँ चलो भाई आप लोग को, जैसे कि आपका जो सर्वेयर है, ठीक है, वो सर्वेयर क्या करेगा कि सजेस्ट किया कि सर हम लोग जहाँ पे माइनिंग करना है ना, ओनर और एजेंट को सजेस्ट किया कि सर जहाँ पे हम लोग माइनिंग करना है वहाँ पे आप लोग 30 डिग्री का बनाइएगा ना सर, तो वो थोड़ा सा सेफ होगा सर। 40 डिग्री बना सकते हैं, 40 डिग्री थोड़ा सा कम सेफ होगा सर, अगर लैंडस्लाइड हो सकता है सर कभी कभी चांस है। तो ओनर और एजेंट क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि हाँ भाई तुम 30 डिग्री बोल रहा है तो चलो 30 डिग्री सेफ होगा तो यही बनाओ, हम लोग को यही चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए हम लोग 40 डिग्री नहीं बनाएंगे। तो वो चीज़ करेगा। आप समझ में आया। समझ गए। अब उसी के बारे में है कि बेंच पैरामीटर क्या रहेगा अगर आपका लूज ग्राउंड है तो एलुवियल सॉइल या फिर कोई अदर लूज ग्राउंड है तो उस केस में जो बेंच का हाइट होगा वो आपका 3 मीटर से क्या हो रहा है, सेल नॉट बी मोर देन 3 मीटर। उस केस में हाइट जो होगा आपका वो आपका क्या होगा, 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। बेंच का जो हाइट बनाइएगा आप लोग, जैसे ये बेंच है, ये बेंच का जो हाइट बनाइएगा ना, ये हाइट आप लोग 3 मीटर तक ही रखिएगा अगर आप लोग का लूज मटेरियल है तो। क्योंकि देखिए अगर लूज मटेरियल है और आप 3 मीटर से ज़्यादा बना दिए, 5 मीटर बना दिए, समझ गए, तो उस केस में क्या होगा कि धंसने का चांस है, धंस जाएगा, लूज है कि नहीं। तो वही चीज़ बोल रहा है कि बेंच का हाइट उस केस में 3 मीटर से ज़्यादा मत बनाइएगा। दूसरा बोल रहा है कि बेंच का विड्थ जो होगा वो सेल नॉट बी लेस देन 3 टाइम्स द बेंच हाइट। 3 टाइम्स द बेंच हाइट का मतलब कि जितना भी आप बेंच हाइट बनाइए, ठीक है, आपका लूज मटेरियल है, अगर आप बेंच हाइट जो है उसको अगर आप 1 मीटर का बनाए हैं, ठीक है, ये आपका 1 मीटर का है, तो जो ये आपका विड्थ है ना, विड्थ आप कम से कम 3 मीटर का, 3 मीटर से कम तो बनाइए मत करिएगा। 3 मीटर से ज़्यादा बना दीजिए, 4 मीटर बना दीजिए चलेगा, लेकिन 3 मीटर से कम बनाए, मतलब 3 टाइम्स का,
सिंपल सा याद रखिएगा, जो डाटा होगा, अगर 2 मीटर का आपका बेंच है, ठीक है, अगर 2 मीटर का बेंच है तो उस केस में भी आपको याद रखिएगा कि 6 मीटर का आपका क्या होगा, विड्थ होगा। इसलिए बनाया जाता है क्योंकि देखिए अगर ये 1 मीटर धंस भी गया ना तो बाकी 2 मीटर आपका सही रहेगा, जहाँ से आपका मशीन वशीन लगा के फिर इसको आप ठीक कर सकते हो। समझ गए? डाटा याद रहेगा? यस सर। आप लोगों को डिटेल में हम समझा के एक एक पॉइंट इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि देखिए अभिषेक भाई का आज कहना था कि सर हमको डाटा में कन्फ्यूज़न होता है, हम पढ़ते सही है लेकिन डाटा हमको याद नहीं रह पाता है। क्यों नहीं याद रह पाता? उसका एक रीज़न ये भी है कि आप लोग डाटा को सिर्फ रट्टा मार लेते हो। आप लोग 1 मिनट देख के अगर उसको सोचोगे ना, समझोगे ना, तो समझ में आप लोग को भी आ जाएगा। और एक बार अगर आप लोग समझ गए तब तो आप लोग का ज़िंदगी भर कभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग समझ गए एक बार, उसके बाद तो हमेशा सही मारोगे आप लोग। तो वही चीज़ है। मतलब सर क्विज में क्या प्रॉब्लम होता है पता है? एक बार हम लोग जो बच्चे से पढ़ते हैं ना, फिर ऑप्शन देखते हैं, फिर दोबारा चाहते हैं कि पढ़े, देखिए कह रहे टाइम चला जा रहा है, फिर जल्दी देना भी होगा आंसर, इसी टाइम में कभी कभार गलती हो जाता है। हाँ, तो वो इसलिए होता है ना क्योंकि आप लोग एक बार जब पढ़ते हो, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको एक बार पढ़ने के लिए आपको लग रहा है मानिए 10 सेकेंड, ठीक है, और आप 10 सेकेंड में नहीं समझ पाए, ठीक है, फिर दोबारा आप पढ़ें तो दोबारा आपको लगा मानिए 8 सेकेंड, ठीक है, अब आपका 18 सेकेंड हो गया, 12 सेकेंड में आपको आंसर मारना है और आप कन्फ्यूज़ हो गए हो। तो उससे अच्छा है कि आप एक ही बार पढ़िए, ठीक है, 10 सेकेंड की जगह आप 14 सेकेंड लीजिए, 15 सेकेंड लीजिए, है कि नहीं, 2-4 सेकेंड एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन एक बार में कोशिश कीजिए कि पढ़ के समझ जाए कि क्या बोलना चाह रहा है। हम आप लोगों को देखिए मतलब सर वो इंग्लिश मीडियम नहीं है ना, इंग्लिश मीडियम इसलिए सर इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। अच्छा ठीक है, वो तो हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते वो ठीक हो जाएगा। हम भी अभी तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। ना ना सर ये तो ठीक है, वो सर क्वेश्चन में। अच्छा चलिए ठीक है, उसके बारे में बात में करते हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ बेंच का पैरामीटर्स, ठीक है। ये हो गया आपका लूज ग्राउंड का केस में, ये कोयला और ओवरबर्डन के केस में बात कर रहा है। कोयला या कोल या ओवरबर्डन आपका मिलेगा, उस केस में बेंच को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो बेंच का हाइट जो होगा सेल नॉट बी मोर देन द डिगिंग हाइट, ठीक है। बेंच का हाइट को आप लोग ज़्यादा नहीं रखिएगा डिगिंग हाइट से। मैक्सिमम रीच टू द एक्सकवेशन मशीन यूज फॉर डिगिंग या रिमूवल। इसमें वही बोल रहा है कि अगर आपका कोयला या ओवरबर्डन की बात कर रहा है तो जो आप लोग बेंच बनाइएगा, जो हाइट बनाइएगा, वो कभी भी डिगिंग हाइट से ज़्यादा नहीं बनाइएगा, ठीक है। डिगिंग हाइट का मतलब पता है क्या होता है, या क्या कहना चाहता है कि जितना मीटर आप लोग गड्ढा कर रहे हैं, डिग कर रहे हैं, मतलब कि अंदर कोयला निकालने के लिए जितना या फिर ओवरबर्डन निकालने के लिए जितना डिग कर रहे हैं, ठीक है, मानिए आप 2 मीटर का डिगिंग कर रहे हैं तो ये 2 मीटर से ज़्यादा का ये आप हाइट मत बनाइएगा, हाइट आप उससे कम रखिएगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि मैक्सिमम रीच टू द एक्सकवेशन मशीन यूज फॉर डिगिंग एंड रिमूवल। मैक्सिमम रखिएगा एक्सकवेशन मशीन के केस में, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे डिगिंग के लिए, ठीक है। दूसरा आपका विड्थ का बात कर रहा है, तो विड्थ जो है मस्ट नॉट बी लेस देन द मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग। मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग क्या, 3 कंडीशन है। जो विड्थ होगा आपका, जो चौड़ाई होगा, ठीक है, जो चौड़ाई होगा आपका वो क्या होना चाहिए, जो मशीन का विड्थ है, जो आपका मशीन चलेगा उस विड्थ का प्लस 2 मीटर। जैसे आपका ये मशीन है, ठीक है, एग्जाम्पल समझा रहे, जैसे ये मशीन आपका अगर 3 मीटर का है, ठीक है, तो जो आपका साइड होना चाहिए, विड्थ होना चाहिए, ये पूरा आपको 5 मीटर का बनाना है। मशीन का हाइट से 2 मीटर ज़्यादा, समझ में आया, आगे 1 मीटर प्लस 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, तो इतना बड़ा आपका रोड ऐसे होना चाहिए और इसी में आपका मशीन चलेगा। समझ गए? तो वही बोल रहा है पहला कंडीशन। दूसरा बोल रहा है कि इफ़ अ डंपर इज फ्लाइंग ऑन अ रोड देन डंपर के केस में 3 टाइम्स द डंपर विड्थ। जितना डंपर का विड्थ है, जो डंपर है आपका डंपर का विड्थ से जितना आपका इसका विड्थ है, चौड़ाई है, इसका विड्थ से 3 गुना, ठीक है। बेंच का हाइट इटसेल्फ। तीसरा कंडीशन बोल रहा है कि जो बेंच का आपका हाइट है, जैसे आपका ये बेंच हाइट है, उस हाइट से कभी भी ये कम नहीं होगा, ये उस केस में क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए। ये हम आप लोग को पहले ही बताए थे। तो 3 पॉइंट यहाँ रखना है कि जो भी आपका वाइडेस्ट मशीन है, वाइडेस्ट मशीन का मतलब कि आपका जो माइंस में सबसे बड़ा मशीन जो है, जो सबसे चौड़ा मशीन है, उस मशीन से 2 मीटर ज़्यादा, डंपर के केस में 3 गुना, और बेंच का हाइट से कभी भी कम नहीं होगा। समझ गए? तीनों पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये आप लोग पढ़े भी है, बस आप लोग को याद करवाने के लिए हम तरीका बता दे रहे हैं। एक ट्रिक याद कर लीजिए, ठीक है। बड़ा मशीन है तो 2, ठीक है, डंपर है तो 3, और हाइट अगर बेंच का हाइट की बात करें तो ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं, ये तो ऐसे भी याद हो जाएगा, समझ गए हैं तो बस यहाँ 2 याद रखिए, वाइड 2, ठीक है। वाइड जो होता है, हम लोग, मैं अगर आप लोग क्रिकेट खेलते सुनते हैं वाइड क्या बॉल, वाइड बॉल है,
बोलते हैं ना वाइड बॉल है, वाइड बॉल है, तो वो याद रखिएगा कि वाइड बॉल है तो 2 मीटर दूर गया है बॉल, जो लाइन है लाइन से 2 मीटर दूर गया है, बस ऐसे याद रख लीजिए कि वाइड बॉल है तो वाइड मशीन की बात होगा तो 2 मीटर। एक को अगर डाटा याद हो गया तो दूसरा याद करने की जरूरत भी नहीं है आप लोग को, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि 1 2 है तो दूसरा 3 है। बस याद रखिएगा कि यहाँ पर 2 मीटर जोड़ना है, यहाँ 3 मीटर जो है आपका वो गुना करना है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा आप लोग का होल रोड डिज़ाइन और प्रोविज़न के बारे में कि होल रोड का कैसे डिज़ाइन होता है, उसका क्या क्या प्रोविज़न है। होल रोड क्या होता है, किसे कहते हैं होल रोड हम लोग, बताइएगा होल रोड किसे कहते हैं। सर जिस पर हमारी एचईएम चलती है वो भी टायर माउंटेड। बढ़िया, जो भी हमारी टायर माउंटेड एचईएमएम है वो जिसमें चलती है उसको हम लोग कहते हैं होल रोड, ठीक है। उसी के बारे में लिखा हुआ है कि आपका होल रोड इज़ अ रोडवे लोकेटेड इनसाइड द माइन बाउंड्री, वो जो रोड होता है वो माइन बाउंड्री के अंदर होगी। डिजाइन एंड मेंटेन एक्सक्लूसिवली, ठीक है, फॉर द ऑपरेशन ऑफ एचईएमएम, तो वो स्पेशली किसके लिए बनाई जाती है, तो एचईएमएम के लिए। एचईएमएम में कौन कौन सा होगा, आपका ट्रक होगा, टिपलर होगा, डंपर होगा, तो उस रोड को हम लोग कहते हैं कि वो होल रोड है। अब होल रोड बनाने के लिए भी कुछ कुछ डाटा दिया हुआ है आप लोग का कि ग्रेडियंट कितना होगा, 1 वे ट्रैफिक विथ, 2 वे ट्रैफिक विथ, क्लियर व्यू कोड, डिस्टेंस कॉर्नर, ये आप लोग का सीएमआर का डाटा है, आप लोग को सब उसमें मिल जाएगा। ग्रेडियंट का बात करें तो जनरली 1:16 मैक्सिमम रखते हैं, ठीक है। सम प्रेफरेंस नोट रैम्प 1:10 और क्रॉस ग्रेडियंट मैक्स जो होता है वो 1:50 होता है। इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा हमको, क्रॉस ग्रेडियंट क्या होता है। क्रॉस ग्रेडियंट क्या है? हाँ वही हम बोले कि इसको थोड़ा देखना पड़ेगा क्रॉस ग्रेडियंट इसमें किसको कह रहा है। क्रॉस ग्रेडियंट का मतलब हो गया आपका कि जैसे 2 ग्रेडियंट है, मतलब कैसे समझाएं, जैसे एक ग्रेडियंट इधर से एक ग्रेडियंट इधर से, तो ये दोनों को जो क्रॉस कर रहा है तो उस केस में वो आई थिंक 1:50 की बात कर रहा है। एक बार हम देख के आपको ये बता देंगे, ठीक है। हमको थोड़ा सा डाउट है इसमें, एक्चुअली 2 चीज़ होता है, ठीक है। क्रॉस ग्रेडियंट मैक्स जो होता है ना, यहाँ पे 2 टर्म होता है, ठीक है, 2 चीज़ को बोलते हैं। तो एक बार हम देख लेंगे कि यहाँ किसका बात कर रहा है एक्चुअल में ये, ठीक है, उसके बाद बता देंगे, क्योंकि गलत डाटा दे के फ़ायदा नहीं है ना आप लोगों को, गलत चीज़ समझा के, ठीक है। दूसरा है आपका 1 वे ट्रैफिक विथ, तो उस केस में आपका वाइडेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर, ठीक है। देखिए आप लोग कभी अगर होल रोड की बात करें, ठीक है, होल रोड का बात करेगा, ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, अभी हम लोग जो पढ़े थोड़ा देर पहले, ये किसके बारे में पढ़े थे, ये हम लोग बेंच के बारे में पढ़े थे, बेंच, ठीक है, बेंच बनाते समय। दूसरा है रोड बनाते समय, रोड, ठीक है, रोड बनाते समय, तो रोड बनाने समय क्या बोल रहा है कि 1 वे ट्रैफिक विथ, 1 वे ट्रैफिक विथ मतलब कि एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता, आने के लिए भी एक ही रास्ता, जाने के लिए भी एक ही रास्ता, ठीक है। तो उस केस में बोल रहा है कि 1 वे ट्रैफिक विथ है, उस केस में क्या करेंगे कि जो वाइडेस्ट व्हीकल होगा, जो माइन का सबसे बड़ा व्हीकल होगा, वो उससे और 5 मीटर ज़्यादा हम लोग बनाएंगे होल रोड। जैसे ये आपका होल रोड है, आपका जो मशीन है ये अगर आपका 2 मीटर का है, तो आपका जो होल रोड होगा ना वो 7 मीटर का होगा पूरा पूरा, समझ गए, इसे 5 मीटर बड़ा बनाएंगे, ठीक है। 2 वे ट्रैफिक का केस में बात करें तो 3 टाइम्स द विथ व्हीकल प्लस 5 मीटर। जैसे आपका विथ व्हीकल, जैसे यहाँ पे आपका समझा देते हैं, जैसे ये व्हीकल आपका 2 मीटर का हो गया, तो जो आपका रोड बनेगा 2 वे रोड है, ठीक है। 2 वे रोड है मतलब एक हो गया आपका जाने के लिए, एक हो गया आपका आने के लिए। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका वाइडेस्ट व्हीकल 2 मीटर का है उसका 3 गुना, तो 2 × 3 कितना हो गया 6, और इसमें और 5 जोड़ दीजिए तो 11। तो ये पूरा का पूरा जो बनेगा ये कितना का बनेगा, तो ये 11 मीटर का बनेगा। समझ में आया? एग्जाम्पल है, ऐसा मत बोलिएगा कि हमेशा 11 मीटर होता है। अगर आपका जो सबसे बड़ा मशीन है वो 3 मीटर का है तो फिर ये डाटा चेंज हो जाएगा। 4 मीटर है तो अलग डाटा आएगा, 4 मीटर है तो कितना होगा, 4 × 12, 12 और 5 17 मीटर। समझ गए? तो ये डाटा आपका डिपेंड करता है कि जो मशीन आपका यूज़ हो रहा है वो आपका वाइडेस्ट मशीन का कितना है, उसका विड्थ, चौड़ाई। समझ गए? रोड के केस में याद रखिएगा कि +5 होता है, और आपका जो बेंच है, बेंच का केस में याद रखिएगा कि +2 होता है, ठीक है। समझ में आया? यस सर। चलिए अगला है आपका क्लियर व्यू डिस्टेंस कॉर्नर, नॉट लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेकिंग डिस्टेंस। जो आपका क्लियर व्यू डिस्टेंस है, ठीक है, कॉर्नर का बात करें, जैसे आपका ये कॉर्नर है माइंस में, ठीक है, आपका मशीन चल रहा है यहाँ से, तो ये जो कॉर्नर है उसके बारे में बोल रहा है कि नॉट लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेकिंग डिस्टेंस। जितना आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस है, जैसे आप मानिए ब्रेक मारिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो आपका गाड़ी इतना दूर जाकर रुकता है ना, वैसा नहीं ना है कि आप यहाँ ब्रेक मारे तो आपका गाड़ी यहीं रुक गया। तो वही बोल रहा है कि आपको उतना दूर तक का तो क्लियर व्यू मिलना चाहिए जितना आपका गाड़ी का ब्रेकिंग टाइम से उसका 3 गुना। जैसे आपका गाड़ी ब्रेक मारिएगा, यहाँ एग्जांपल देखिए दिया हुआ, हम समझा देते हैं एग्जांपल से ही। जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ है कि गाड़ी आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ठीक है,
और आपको 10 मीटर में रोकना है तो 10 इंटू 3 हो गया 30 मीटर। समझ गए कि आपको आगे का जो 30 मीटर होगा वो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे आपका गाड़ी यहाँ है तो आगे का जो 30 मीटर का दूरी है वो क्लियर होना चाहिए, अगर आपका गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो। समझ गए? क्योंकि अगर आप ब्रेक मारते हैं तो आपका गाड़ी 10 मीटर तक एक्स्ट्रा जाता है, तो उस केस में लिखा हुआ है। सर ओसीबी में सर ये डंपर का स्पीड भी 40 किलोमीटर ही है ना? वो डिपेंड करता है, डंपर का कोई फिक्स तो स्पीड नहीं है कि डंपर 40 किलोमीटर है। आप अगर अभी नॉर्मल देखोगे तो डंपर तो 40-50 के ऊपर भी चला देता है गाड़ी, वो डिपेंड करता है। ओसीपी में बोल रहे हैं मतलब डाटा के बेस पे। हाँ, डाटा के बेसिस में कह सकते हैं, लेकिन ये पूछेगा नहीं कहीं भी आपसे ये चीज़ ना, कॉन्ट्राडिक्टरी है तो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो कभी भी ऐसा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एग्जाम्पल है बस एक। तो आपको अगर लिखा हुआ है कि अगर नहीं पॉसिबल है, इफ नॉट पॉसिबल प्रोवाइड टू सेपरेट रोडवे विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर डिवाइडर। देखिए अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है आपको, ठीक है, जो आपका मुड़ाव है ये अगर आपको दिक्कत, यहाँ पे आप लोग ऐसा नहीं बना पा रहे कि आपको आगे का 30 मीटर दिख पाए, तो उस केस में क्या करिएगा कि उस केस में आप लोग बना दीजिएगा 2 वे रोड। 2 वे रोड का मतलब जैसे ये रोड है, ठीक है, एक बड़ा सा डिवाइडर दे दिए, इस तरह से गाड़ी जाएगा और इधर से गाड़ी उतरेगा। समझ गए? और ये जो बीच का डिवाइडर होगा वो स्ट्रॉन्ग सेंटर डिवाइडर होगा। अगर पॉसिबल नहीं है दे पाना तो, अगर आगे का 30 मीटर आपको क्लियर नहीं है, ब्लाइंड कॉर्नर है, जैसे ऐसे कॉर्नर है, समझ गए, होता है ना रास्ता यहाँ से ऐसे मुड़ता है, तो ये ब्लाइंड कॉर्नर कहते हैं हम लोग इसको। ये जो होता है इसको कहते हैं हम लोग ब्लाइंड कॉर्नर। इस केस में क्या होता है, इस केस में फिर आप लोग 2 वे रास्ता दीजिए, सबसे बेस्ट है, एक रास्ता जाने के लिए एक रास्ता आने के लिए। ये सब इसलिए बनाया जाता है कि एक्सीडेंट ना हो माइंस में। चलिए अगला पॉइंट है आपका, कुछ डाउट है इधर? अभी तक जितना पढ़ा उसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोग को? हाँ सर। चलिए ठीक है, अब आते हैं पैरापेट वॉल और बम्स। बताइए क्या होता है, कोई पढ़े अभिषेक भाई? क्या होता है पैरापेट वॉल और बम्स? सर बेंच को सपोर्ट करने के लिए बनाते हैं पैरापेट वॉल या बम्प। बेंच को सपोर्ट करने के लिए, ओके। और कुछ? नहीं सर, बस इतना ही पता। सर एचईएमएम को एक्सीडेंट से रोकने के लिए। एचईएमएम का एक्सीडेंट से रोकने के लिए। एक्सीडेंट से रोकने के लिए, ओके ठीक है। मशीनरी को सर मतलब जो रोड है नीचे कोई अगर कुछ गिरे तो नीचे ना गिर जाए, उधर ही रुक जाए ऐसे। ठीक है, आपका कहना सही है। देखिए हम बताते हैं कि एक्चुअली क्या रहा है। एम्बैंकमेंट या पैरापेट वॉल, जिसको हम लोग कहते हैं बम्प्स, ठीक है, पैरापेट वॉल्स लिखे या बम्प्स लिखे, मस्ट बी यूज टू बिल्ड यूजिंग स्ट्रॉन्ग ओवरबर्डन मटेरियल अलोंग डंपिंग एरिया स्पेसिफिकेशन। देखिए होता क्या है कि आप लोग रोड के किनारे किनारे देखे होंगे कि ऐसे ऐसे आपका बैरिकेड टाइप का दिया रहता है कि नहीं? रोड अगर आपको होगा कभी और यहाँ पर अगर आपको ढलान है, पहाड़ी वहाड़ी इलाके में आप देखे होंगे, या नदी उदी में देखे होंगे, नदी उदी जहाँ रहता है वहाँ पे देखते हैं साइड साइड में आपका देता है रोकने के लिए डिवाइडर टाइप का, ऐसे रेलिंग टाइप का। एम्बैंकमेंट या पैरापेट वॉल्स या बम्प्स, इसको हम लोग माइंस में जो बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो ओवरबर्डन मटेरियल है, ठीक है, इसको हम लोग किससे बनाते हैं? तो स्ट्रॉन्ग ओवरबर्डन मटेरियल से अलोंग डंपिंग एरियाज। तो आप लोगों को इसका मतलब पता है, ठीक है, इसका हम इसलिए बता रहे हैं कि बम्प्स अगर आप लोग कभी माइंस के अलावा अगर कहीं पूछ ले कि पैरापेट वॉल्स किसको कहते हैं या बम्प्स किसे कहते हैं, तो आपको सिंपल से याद रखना है कि जो साइड का जो वेलिंग होता है जिससे हम लोग एक्सीडेंट या कोई चीज़ से बचाने के लिए है, तो वो उसी को इसमें कह रहा है कि पैरापेट वॉल से या बम से। माइंस के केस में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग ओवरबर्डन मटेरियल जिसको हम लोग बनाते हैं, वही लिखा हुआ है कि बम्स जो है उसको हम लोग बनाते हैं स्ट्रॉन्ग ओवरबर्डन मटेरियल से अलोंग डंपिंग एरिया। जैसे ये आपका डंप है, यहाँ पर आपका डंप एरिया है, ठीक है, ये पूरा डंपिंग एरिया है, तो इसके चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं कि एक वॉल बना देते हैं पैरापेट वॉल्स, ठीक है, कि इस केस में अगर कभी ओवरबर्डन पर धंस जाए तो ये इसको नीचे ना जाने दे, यहाँ रोक दे। समझ में आया? आगे लिखा हुआ है कि टॉप विड्थ, ठीक है, नॉट लेस देन 1 मीटर, बॉटम विड्थ 2.5 मीटर और हाइट नॉट लेस देन द डायमीटर ऑफ डंपर टायर। तो इसमें डाटा दिया हुआ है कि जो टॉप का विड्थ होता है, बॉटम का विड्थ होता है और हाइट कितना होता है उसके बारे में। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ वैसा है नहीं। एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्वेश्चन आप लोग का ज़्यादातर पूछने का चांस है तो इससे पूछ लेगा, ग्रेडियंट वाला हो गया, होल रोड हो गया, या फिर बेंच से हो गया। पैरापेट वॉल से कम ही चांस है पूछेगा। सर पैरापेट वॉल और बम्प्स अलग अलग होता है ना? नहीं, अलग अलग नहीं है, एक ही है। पैरापेट वॉल्स को ही बम्प्स बोलते हैं।
कहाँ पढ़ लिया लेकिन आपने? इसका सुना कि डाटा अलग अलग होता है सर। बम्स का हाइट टॉप में होता है 0.3 मीटर के आसपास अप्रोक्स में होता है। अच्छा, ये डाटा के अकॉर्डिंग तो मुझे जहाँ तक पता है कि माइंस में जो हम लोग बम्स या पारापेट वॉल्स जिसको कहते हैं उसमें तो यही है। हम्म। ठीक है, एक बार हम और देख लेंगे। पैरापेट वाल सर होल रोड में बनाया जाता है और बम्स बनाया जाता है जहाँ पर अनलोडिंग होता है, डंपर वगैरह कोई मटेरियल अनलोडिंग करता है उसके लिए बम्स बनाया जाता है। और पैरापेट वाल बनाया जाता है होल रोड के किनारे जो बनाया जाता है वो, ऐसा हम मतलब हम पढ़े हैं। अच्छा ठीक है, मतलब देखिए पढ़ना तो ठीक है, हम वही चीज़ बोल रहे हैं ना कि जैसे अलग अलग बुक होता है, राइटर होते हैं, तो जो राइटर आपका जो जिस मतलब आपको जो नॉलेज दे आपको वो पता है। जैसे हम जिससे पढ़े हैं उसमें हमको ये डाटा मिला, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएं। आप जैसे पढ़े हैं, ठीक है, कि पारापेट वॉल्स अलग होता है, बम्स अलग होता है, किसको कहाँ बनाया जाता है आप पढ़े हैं, तो वो चीज़ अच्छा है। जितना हम लोग डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। क्लास लेने का मतलब ये नहीं कि हमेशा हम ही पढ़ाएंगे, जैसे आप लोग भी डिस्कस करिएगा तो इससे आप लोग का ही नॉलेज थोड़ा बढ़ेगा, है कि नहीं। एक बार आप जैसे बोल रहे हैं कि पैरापेट वॉल्स और बम्स, तो इसको हम लोग थोड़ा सा चलिए आपका बात ही हम ले लेते हैं। ये जो डाटा है ये आपका पैरापेट वॉल्स का है, ठीक है। बम्स का डाटा आप बोल रहे थे, है ना। बम्स का डाटा क्या बोल रहे थे बताइए एक बार। टॉप टॉप में उसका 0.3 मीटर बताया जाता है। ठीक है, जो आपका 3.3 मीटर। हाँ, उसके बाद वही एक ही डाटा सर, इसलिए हम कंफर्म थे कि उसका जो बॉटम में जो उसका डाटा रहता है वो क्या होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो इसके बारे में हम एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास जब भी होगा आपका एक बार हम इसको देख लेंगे। अगर इसके बारे में और कुछ होगा डिटेल में तो हम आप लोग और अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। हमको देखिए ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, उसीलिए हम इसको ज़्यादा क्या बोलते हैं, क्लेरिफाई नहीं, मतलब ज़्यादा इसको हम एक्सप्लेन भी नहीं किए, ठीक है। आप लोग देखिए अभी हम आप लोग को नोट्स दे रहे हैं, ये नोट्स देख रहे हैं आप लोग, हम सब छाट के दे रहे हैं। पिछले बार वाला जो नोट्स आप लोग देखे थे बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसमें बहुत सारा डाटा आप लोग को नहीं भी पढ़ना था। इस बार आप नोट्स जो बना रहे हैं ना हम आप लोग के लिए, वो सिर्फ एग्जाम रिलेवेंट ही बना रहे हैं, ठीक है। तो एक बार हम काम करेंगे, अगला क्लास में आप लोग ये देख लेंगे हम, ठीक है। चलिए आगे है आपका सरफेस कंस्ट्रक्शन ऑफ होल रोड, या फिर हम लोग जिसको कहते हैं बॉटम टू टॉप, ठीक है। होल रोड जो बनाते हैं बॉटम से टॉप की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, उसके बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ना है कि सब ग्रेड लेयर क्या होता है। तो बेस टेरेन होता है। बेस कोर्स क्या होता है, मेड ऑफ लार्ज बोल्डर अप्रोक्स 25 सेंटीमीटर कम्पेक्ट टू हैवी रोलर। सरफेस कोर्स होता है आपका मेड ऑफ मोरम स्मॉल बोल्डर, और सरफेस कोर्स इसमें लिखा हुआ है मेड ऑफ मोरम अप्रोच देन टाइन कम्पेयर टू रोलर एंड सरफेस। इसमें देखिए क्या बोल रहा है आप लोगों का कि जो आपका होल रोड हम लोग बनाते हैं, ठीक है, होल रोड किस लिए बनाते हैं, तो HEMM को बनाने के लिए। उस ग्रेड में क्या होता है कि जो सब ग्रेड लेयर होता है ना आपका, वो बेस टेरेन का होता है, ठीक है। और जो आपका बेस कोर्स होता है जिसमें आप लोग चलता है, उसको हम लोग बनाते हैं लार्ज बोल्डर से, जो कि अप्रोक्स 25 सेंटीमीटर साइज़ का होता है, कम्पेक्ट विथ हैवी रोलर। और उसको क्या करते हैं कि हैवी रोलर की मदद से उसको हम लोग प्लेन करते हैं। तो इसके बारे में दिया हुआ है कि जो होल रोड बनाते हैं उसका क्या क्या लेयर होता है, उसके बारे में यहाँ पे आप लोग को अलग अलग करके थोड़ा सा दे दिया है। तो ये डाटा आप लोग याद रखिएगा, बस डाटा है इसमें जो आप लोग को याद रखना है, समझने लगे से वैसा कुछ चीज़ है नहीं, ठीक है। और ओपन कास्ट से आप लोगों का क्वेश्चन इतना बेकार तो नहीं पूछेगा जहाँ तक हमको आइडिया है। ओपन कास्ट में आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन है पूछने के लिए। आप लोग आज क्लास में देखे थे मशीनरी के जैसे क्वेश्चन करवाए, ओपन कास्ट में भी आप लोग को हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करवाए थे। इसका क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लाए हैं, आपको हम दिखा देंगे क्लास खत्म होने से पहले, वो भी हम आप लोग को दिखा देंगे कि क्वेश्चन क्या रहता कैसा था, ठीक है। अब आते हैं ओवरबर्डन डंप और स्पॉइल बैंक मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, कि ओवरबर्डन को डंप करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या बनाते हैं, ठीक है। और स्पॉइल बैंक मैनेजमेंट लिखा हुआ है, व्हेन डंपिंग ओवरबर्डन द ग्रेडियंट एट विच मटेरियल नेचुरली स्टार्टेड स्लाइडिंग इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछना होगा डायरेक्ट डिफिनेशन पूछ लेगा कि एंगल ऑफ रिपोज किसको कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग डंप करते हैं ओवरबर्डन को, तो हम लोग ग्रेडियंट जो होता है, ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब जो भी हम लोग उसका लंबाई और उसका हाइट 1:3 या 1:4, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जो होता है इस बीच में क्या बोलते हैं, मटेरियल नेचुरली स्टार्ट स्लाइडिंग, ठीक है, वो अपने आप अगर स्लाइडिंग करने लगा तो उस एंगल को हम लोग कहते हैं कि ये एंगल जो है आपका, ये एंगल ऑफ रिपोज है। इस एंगल में आप लोग का स्लाइड करने लगा है, तो उसी के बारे में इसमें कह रहा है कि एंगल ऑफ रिपोज किसको कहते हैं। तो ऐसा एंगल, ठीक है, जहाँ से आपका मटेरियल खुद से स्टार्ट कर दे स्लाइड करना, खुद से ढलकने लगे नीचे, उस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर हुआ? ये चीज़ तो आसान है, क्लियर हो जाएगा। आगे है आपका द स्लोप ऑफ ओवरबर्डन शुड बी डिटरमाइंड बाय दिस नेचुरल एंगल एंड जनरली मस्ट नॉट एक्सीड 37.5 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल।
वही बोल रहा है कि जो, हाँ वही जो बोल रहा है, जो स्लोप बनाते हैं ना हम लोग ओवरबर्डन का, जो स्लोप मतलब कि जो पहाड़ बनाते हैं ओवरबर्डन का, वो हम लोग ऐसे उसको बनाते हैं कि जो उसका नेचुरल एंगल होता है ना वो कभी भी उसको 37.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होने देते हैं, ठीक है। 37.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होने तो हॉरिजॉन्टल के केस में, ये जो एंगल का बात कर रहा है ना, ये एंगल का बात कर रहा है कि 37.5 से ज़्यादा नहीं होने देते, कम होने देते। नहीं तो अगर ज़्यादा करिएगा, ऐसे ज़्यादा बनाइएगा तो क्या होगा कि ओवरबर्डन आपका थोड़ा सा नीचे ढुलकना स्टार्ट कर देगा, एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा, ये रिपोज करने लगेगा। तो इसीलिए कोशिश करते हैं हम लोग कि 37.5 से कम बनाए। क्लियर हुआ ये चीज़? सर हम लोग ओवरबर्डन डंप को स्पॉइल बैंक बोलते हैं ना? हाँ, स्पॉइल बैंक, स्पॉइल डंप मतलब कि जो भी आपका कचरा वचड़ा है। ओवरबर्डन का मतलब देखिए दोनों आपका कहीं ना कहीं उसी के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। ओवरबर्डन का मतलब हो गया कि जो अपर लेयर हो गया, जो भी आपका अनवांटेड वेस्ट हो गया है कि नहीं, तो उसी के बारे में कहीं ना कहीं उसमें कहा जा रहा है। कुछ ज़्यादा कुछ दोनों में डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है थोड़ा सा, लेकिन इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि माइनर डिफरेंस है, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। वो बस मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल डंप कर रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। जैसे आपको एक बेसिक लाइफ एग्जांपल देते हैं, ठीक है। बेसिक लाइफ एग्जांपल आप लोग जो देखे होंगे, डस्टबिन होता है, एक ग्रीन डस्टबिन होता है, एक पर्पल कलर का होता है, और एक आपका और एक होता है। एक में हम लोग क्या करते हैं, सूखा कचरा डालते हैं, एक में गीला कचरा डालते हैं, और एक में सड़ा गला कचरा डालते हैं। मतलब होता है ना 3 तरह का, इलेक्ट्रिकल वेस्ट डालते हैं जो। तो इसको क्या होता है, मतलब तीनों भी डस्टबिन है, किसी में अलग अलग क्वांटिटी का कुछ सामान डालते हैं, किसी हाँ में बस, किसी में सूखा, इसमें भी आपका वही है। तो इसमें भी वही आपका ओवरबर्डन का बात करिए या स्पॉइल बैंक का बात करिए, तो दोनों कहीं ना कहीं आप लोग का एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें हम लोग वही डालते हैं। बस आपको थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है कि किसी में आपको मिट्टी भी डालते हैं, सूखा मिट्टी, ठीक है, किसी में आपको सिर्फ पत्थर डालते हैं। समझ में आया? तो वो बस मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ओवरबर्डन डंप मस्ट बी फॉर्म ऑन स्टेबल ग्राउंड। ओवरबर्डन डंप अगर हम लोग कभी बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई पहाड़ है वहाँ पे हम लोग जाके ओवरबर्डन डंप कर रहे हैं, नहीं। इसको हम लोग हमेशा स्टेबल ग्राउंड पे बनाते हैं, और वो फ्री होना चाहिए जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में। ऐसा नहीं कि जहाँ बनाए हैं वहाँ भूकंप आ रहा है, गिर रहा है आपका ओवरबर्डन, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या ऐसा नहीं कि बगल में नदी बह रहा है, नदी के ऊपर हम लोग जाके बना दिए हैं। समझ में आया? जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कभी भी ओवरबर्डन अगर हम लोग बनाते हैं तो वो हम लोग का क्या होता है कि एक तो पहला स्टेबल ग्राउंड पे बनाना चाहिए, दूसरा उसको हम लोग फ्री रखें जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस से। दूसरा बोल रहा है कि जो टॉप सोइल और मड होता है उसको हम लोग डंप नहीं करते हैं डायरेक्टली ओवरबर्डन डंप में, ठीक है। कभी भी आप देखें कि जो टॉप सोइल या कीचड़ होता है उसको हम लोग ओवरबर्डन के ऊपर में जाकर डंप कर दिए, डायरेक्टली नहीं करते कभी भी। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर आप उसको अभी डंप कीजिएगा वो सूखेगा, उसके बाद पानी होगा तो वो सब कीचड़ बह के पूरा नीचे आएगा, और उससे क्या होगा कि पूरा का पूरा जो आपका एंगल और एंगल ऑफ रिपोज है ये आपका फेल हो जाएगा। फिर वहाँ पे आपका कह सकते हैं कि दिक्कत हो जाएगा माइनिंग करने में, ओवरबर्डन को डंप करने में बाद में। तो इसीलिए याद रखिएगा कि टॉप सॉइल और मड को कभी भी हम लोग डायरेक्टली डंप नहीं करते हैं ओवरबर्डन में, ठीक है। हाइट की बात करें कुछ, तो हाइट दिया हुआ है कि हाइट लिमिट जो होता है सिंगल ओवरबर्डन डंप में वो कभी भी एक्सीड नहीं करना चाहिए 30 मीटर। तो ये याद रखिएगा। जो आप लोग माइंस या कहीं भी जाते हैं देखते हैं कि जो ओवरबर्डन का हाइट होता है ना वो कभी भी 30 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बनाने के लिए आदमी बना देता है 50 मीटर 40 मीटर बना देता है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि 30 मीटर से वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर सिंगल ओवर डंप है तो ओवरबर्डन डंप है तो सिंगल ओवरबर्डन डंप मतलब कि अगर आपका कहने का मतलब कि सिंगल तरीका से हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2-3 डंप हो रहा है, मतलब क्या कहते हैं, जैसे यहाँ डंप हो रहा है, यहाँ भी डंप हो रहा है, यहाँ भी डंप हो रहा है, तो उस केस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपका सिर्फ सिंगल डंपिंग यार्ड है तो उस केस में बात हो रहा है, ठीक है। अगर आपका मल्टी बेंच का बोल रहा है, बेंच का, ओबी बेंच का। हाँ, ओवर डंप बेंच का, कि अगर सिंगल बेंच है तो वो 30 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ओवरऑल जो हाइट होता है वो आपका मल्टी स्टेज में वो कभी भी एक्सीड नहीं होना चाहिए 90 मीटर से। समझ में आया? हाइट की ही हम बात कर रहे हैं, यहाँ जो फिगर बनाई है हाइट का ही था एक्चुअली में। हाइट जो होता है सिंगल ओवरबर्डन डंप बेंच का वो कभी भी सिंगल के केस में 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपका मल्टी बनाए तो उस केस में 90 नहीं होना चाहिए। देखिए फिगर आपका ऐसे बनेगा, अगर आप फिगर का बात करें तो हम फिगर आपको दिखाई देते हैं बना के, ठीक है। समझ में आया? जैसे इसको बोलते हैं हम लोग मल्टी स्टेज। यहाँ एक हो गया है ऊपर में, फिर ये दूसरा स्टेज हो गया, ये तीसरा स्टेज हो गया, और ये अगर आपका सिंगल डंप होता, अगर सिंगल डंप होता ऐसे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि सिंगल डंप के बाद में बेंच का बात कर रहा है। समझ में आया? तो उसी की बात कर रहा है कि जो सिंगल डंप ओवरबर्डन होता है बेंच वो कभी भी एक्सीड नहीं होना चाहिए 30 से, और जो मल्टी स्टेज होता है टेलीस्कोपिक डंप भी जिसको कहते हैं तो वो कभी एक्सीड नहीं होना चाहिए 90 मीटर से। ओवरऑल हाइट की बात कर रहे हैं, जो हाइट होता है। आप क्लियर हुआ आपको?
अगला है आपका टॉप ग्रेडियंट, ठीक है, कि टॉप ग्रेडियंट के बारे में दिया हुआ है कि द ग्रेडियंट ऑफ अ टॉप ऑफ द ओवरबर्डन सेल बी मेंटेन फ्लैट जनरली बिटवीन 1/30 to 1/40। तो जो टॉप ग्रेडियंट होता है, ठीक है, ग्रेडियंट, टॉप ग्रेडियंट का मतलब कि ग्रेडियंट ऑफ अ टॉप, ये ग्रेडियंट ऑफ अ टॉप ऑफ अ ओवरबर्डन डंप, जैसे ये आपका टॉप हो गया ओवरबर्डन का, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं फ्लैट, इसको हम लोग फ्लैट ही बनाते हैं, ठीक है, जनरली 1/30 to 1/40। समझ में आया? 1/30 का मतलब और 1/40 मतलब, तो इसी के बारे में बोल रहा है कि टॉप ग्रेडियंट होता है वो मेंटेन करते हैं फ्लैट उसको। डाटा याद रखिएगा, डाटा तो आप लोग समझ जाते हैं ऐसे भी, ये सब तो पढ़ा हुआ चीज़ है आप लोग का, जो नया चीज़ हम उसको समझा ही देते हैं, ठीक है। डंप मस्ट बी पीरियोडिकली इंस्पेक्टेड, तो याद रखना है कि डंप को आप लोग को क्या करना है कि पीरियोडिकली उसकी जांच करनी है, स्पेशली कब, ड्यूरिंग और आफ्टर रेनी सीजन। अगर बरसात का मौसम है तो उससे पहले और उसके बाद में आपको स्पेशली डंप का थोड़ा सा जांच करना है। ऐसा कुछ होता तो नहीं है लेकिन करना होता है, नियम है। उसके साथ साथ एडवांस मॉनिटरिंग लगाना है, जैसे कि स्लोप स्टेबिलिटी रेडार विच वर्क ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल शुड बी यूज। इसके साथ साथ आपको जो डंप आप किए हैं वहाँ पे आप लोग एडवांस मॉनिटरिंग भी लगाना होता है, जैसे स्लोप स्टेबिलिटी रेडार, कि इन केस कभी अगर आपका स्लोप का स्टेबिलिटी घट रहा है या बढ़ रहा है तो आपको उसके बारे में पता चले, कोई बड़ा दुर्घटना होने से आप लोग उसको बचा सकें, ठीक है। मिनिमम क्लियरेंस फ्रॉम ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन्स मस्ट बी मेंटेन, दैट इज़ 12.5 मीटर। देखिए इसमें बोल रहा है कि मिनिमम क्लियरेंस ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन्स। ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन्स का मतलब जानते हैं क्या कहना चाहता है? जैसे ये आपका माइंस है, ठीक है, अगर ऊपर से कोई बिजली का तार पार हुआ है, ठीक है, तो वो कम से कम ओवरबर्डन से 12.5 मीटर के ऊपर मेंटेन करना चाहिए। मतलब वो एक डाटा दिया हुआ कि कम से कम 12.5 मीटर, एग्जाम्पल दिया है कि उसका ओवरहेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिजली का तार उसके अंदर से घुस रहा है या उसके पास है, तो वही बोला है कि मिनिमम क्लियरेंस होना चाहिए आपका ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन्स का, जिसको हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। समझ में आया? ये डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो ऐसे भी आप लोग पढ़ लीजिए। अब आपको यहाँ पे आई थिंक लग रहा है ये लास्ट है। स्लोप स्टेबिलिटी एंड फेलियर मोड्स। जो आपका स्लोप स्टेबिलिटी और फेलियर मोड के बारे में इसमें है थोड़ा सा, कि स्लोप का स्टेबिलिटी क्या है, उसका फेल कब कब होता है उसके बारे में है। तो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप डिपेंड ऑन डायमेंशन, सेफ्टी एंगल्स, फिजिकल प्रॉपर्टी, स्टार्टा, प्रेजेंस ऑफ क्रैक, दिस दैट। तो ये सब चीज़ पे आपका क्या डिपेंड करता है? तो स्टेबिलिटी ऑफ बेंच, जो आप बेंच बनाते हैं, तो ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस किस डायमेंशन पे? तो आपका सेफ्टी एंगल पे, कितना एंगल बना रहे हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है आपका, वहाँ पे कैसा आपका स्टार्टा है, ठीक है, वहाँ के क्रैक्स या फॉल्ट तो नहीं है, ग्राउंड वाटर का सीपेज नहीं ना हो रहा है, ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो ब्लास्टिंग का वाइब्रेशन का क्या असर पड़ रहा है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है तो उस केस में। तो ये सब चीज़ पे आपका स्लोप का स्टेबिलिटी डिपेंड करता है। किस किस केस में फेल हो जाता है, एक पढ़िए आप लोग, कब कब आपका स्लोप जो है फेल होता है, पढ़िए। मेरे में सर बहुत फैन का आवाज आएगा, पर ये तो कोई और तरीके। हाँ बाकी लोग भी तो कर रहे हैं, बाकी लोग पढ़िए कोई। छोड़िए आप लोग, सबका लगता है बैकग्राउंड ही दिक्कत है, हम ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला है सर्कुलर फेलियर, ठीक है। सर्कुलर फेलियर जो होता है वो अकर होता है कहाँ पे? तो सॉइल स्लोप में, जहाँ पे आपको वीक रॉक होता है, लूज मटेरियल होता है, उस जगह पे। तो यहाँ नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर्कुलर फेलियर जो है वो कहाँ अकर होता है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो अकर होता है वो सॉइल का स्लोप में होता है, वीक रॉक में, जहाँ कमज़ोर पत्थर है वहाँ पे, जहाँ लूज मटेरियल है वहाँ। तो याद रखना है द फेलियर सरफेस टेक्स एन कर्व शेप, ठीक है। अगर कभी इस केस में आपका फेलियर हुआ, जैसे पत्थर है, लूज मटेरियल, अगर उस जगह पर आपका स्लोप बिगड़ा तो वो क्या बनेगा? एक कर्व शेप का फिगर बनाएगा। दूसरा है आपका प्लेन फेलियर, ये आपका कहाँ होता है? तो जब आपका बीडिंग प्लेन्स होता है या फॉल्ट या जॉइंट्स होता है, उस केस में जो फेलियर होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन फेलियर। वेज फेलियर होता है अकर व्हेन रॉक मास स्लाइडेड along टू इंटरएक्टिंग डिसकंटिन्यूटी फॉर्मिंग ऑब्लिक एंगल शेप लाइक अ वेज। तो वेज फेलियर कब होता है? जब आपका दो बड़ा मास का पत्थर आपर में इंटरसेक्ट करके डिसकंटिन्यूटी या फिर ऑब्लिक एंगल बना दे, उस केस में। जैसे ये एक पत्थर है, ये एक पत्थर है, ये दोनों आपका गिर गया, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि वेज फेलियर हुआ। तो इस वेज फेलियर को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेज फेलियर, क्योंकि ये क्या करता है? एक वेज लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है, ऑब्लिक एंगल बनाता है। अगला है आपका टॉपलिंग फेलियर। ये क्या होता है कि ये भी आपका जो अकर होता है वो जनरली हार्ड रॉक में होता है, क्लोजली स्पेस जॉइंट इंटरवल में, कॉजिंग रॉक कॉलम टू टॉपल आउटवर्ड, ठीक है। तो ये सब आपका फेलियर का नाम है, बस ये आपको पढ़ना, मतलब याद रखना है कि कौन सा फेलियर कहाँ होता है और कौन सा शेप का होता है। दो चीज़ याद रखिएगा कि कहाँ होता है और कौन सा शेप वो बनाता है, ठीक। अब आते हैं कुछ मेजर्स कि हम लोग कैसे बच सकते हैं। जो हमारा स्लोप स्टेबिलिटी है, मतलब कि
हम लोग का माइंस का जो हम लोग बना रहे हैं स्लोप, वो हम लोग का धंसे नहीं या फिर उसका लैंडस्लाइड ना हो, तो उसको हम लोग बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तो प्रिवेंट स्लोप अनस्टेबिलिटी कॉज बाय लूज मटेरियल, हेवी रेनफॉल, HEMM प्रेशर और ब्लास्टिंग, कीप द स्लोप एंगल लेस देन द एंगल ऑफ रिस्पोज। तो जो स्लोप एंगल है उसको हम लोग कम बनाएं एंगल ऑफ रिस्पोज से। एंगल ऑफ रिस्पोज हम आपको बताया था कि जिस एंगल पे आपका वो ऑटोमेटिक ढुलक जाए, अगर पत्थर वत्थर ऑटोमेटिक ढुलक जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिस्पोज। तो कोशिश कीजिए कि जो एंगल बने वो कम बने, अगर जितना ज़्यादा ऐसे बनेगा, ठीक है, तो इस केस में आपको ढुलकने का चांस कम होगा क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज क्या है, कम है। दूसरा है इंश्योर कॉम्पैक्ट बेंच फॉर्मेशन एंड कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक। तीसरा है अवॉइड हाई वॉल फॉर्मेशन एंड अंडर कटिंग। चौथा है प्रोवाइड सरफेस सपोर्ट फॉर वीक स्लोप। अब पांचवा है आपका कंस्ट्रक्ट गार्लैंड ड्रेन्स। तो ये सब आपका प्रिवेंशन मेजर्स है कि कैसे कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। लगातार बोलते बोलते मेरा भी होता है ना मुंह दर्द का लगता है, क्योंकि समझाना पढ़ाना नॉन स्टॉप होता है ना 1 घंटा से। आप लोग पता है हम बोलते स्पीड है, ठीक है, हम स्पीड बोलते हैं ना, उसीलिए आप लोग पता है ये जो टॉपिक हम आप लोग का कवर किया ना 2 दिन में ओपन कास्ट का, आपका ये टॉपिक कोई दूसरा टीचर के पास जाइएगा वो कम से कम उसको 6 से 7 दिन टानेगा पढ़ाने के लिए, यही सेम चीज़ को एकदम आराम से धीरे धीरे बताएगा। और आप लोग को लगेगा कि हाँ सर बहुत डाटा दिए, लेकिन एक्चुअल में जल्दी टाइम पे मतलब होता है ना, कम समय में ज़्यादा डाटा दे के समझा देना ही एक अच्छा टीचर का निशानी होता है मेरे अकॉर्डिंग, कि लड़के लोग को समझ में आए। आप फिर 1.5x में बोलते हैं यूट्यूब टीचर जैसा लगता है। हाँ, आप लोग स्पीड अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है ना, थोड़ा सा स्पीड देखिए बढ़ाना कहीं ना कहीं अच्छा होता है, क्योंकि अभी के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। जैसे ज़्यादा कंपटीशन मतलब हो गया है तो आप लोग खुद को बाकी लोग से थोड़ा आगे रखना पड़ेगा इस चीज़ में, ठीक है। तो इसमें आप लोग